ओके, तो मार्वल यूनिवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ने का मेरा मतलब है कि इसमें बहुत नए-नए कैरेक्टर बहुत जल्दी-जल्दी आ रहे हैं। जैसे कि अभी-अभी सेलेस्टियल्स इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद अब कॉस्मिक बीइंग भी इंट्रोड्यूस होने ही वाले हैं। तो हम इस वीडियो में जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो ना सेलेस्टियल्स हैं, ना कॉस्मिक बीइंग हैं, ना कोई सुपर पावर्ड गॉड्स हैं। वो हैं इंसानों की ऑफशूट ब्रांचेस जैसे कि इनह्यूमन्स, इटर्नल्स और म्यूटेंट्स और यहाँ तक कि डिविएंट्स भी। म्यूटेंट्स तो इंसान ही होते हैं जो प्यूबर्टी पर आकर सुपर पावर पा लेते हैं और म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इटर्नल्स का क्या ओरिजिन है ये तुम इटर्नल मूवी में देख ही चुके हो और अगर नहीं भी देखा है तो मैं भी आगे बता ही दूंगा। और इनह्यूमन्स भी इंसानों की ही एक ऑफशूट ब्रांच है, मतलब उनका जो फैमिली ट्री है वो इंसानों से कई साल पहले अलग हो चुका है और नहीं भी हो चुका है टेक्निकली। इसके बारे में क्या डिटेल है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। जो डिविएंट्स हैं, और अगर तुमने इटर्नल मूवी देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि वो कहीं से भी इंसानों की तरह नहीं लगते। उनका भी हमारी फैमिली ब्रांच से क्या कनेक्शन है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में एमसीयू के बारे में नहीं, कॉमिक बुक में इन चीज़ों का क्या ओरिजिन है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, और शुरुआत से मेरा मतलब है उस टाइम से जब इंसान एक मैन एप था, मतलब एक वानर था। उसके शरीर पर बाल थे और वो इधर उधर घूमता फिरता था, लेकिन उसका जो डीएनए था वो ऑब्वियसली ह्यूमंस का ही था। और उस डीएनए पे नज़र पड़ गई किसकी? सेलेस्टियल्स की। और सेलेस्टियल्स ने देखा कि इस डीएनए में जो है वो काफ़ी मैलेबिलिटी है। मैलेबिलिटी से मतलब ये एक चिकनी मिट्टी की तरह है, इसको किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है और इससे नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो उस तरह के इंजीनियर करेंगे। उन्होंने बहुत सारे एप कलेक्ट किए, मतलब उस टाइम के ह्यूमंस कलेक्ट किए और उन पर अपने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिए। तो सबसे पहले जीरान द टेस्टर नाम के सेलेस्टियल का नंबर आया, तो उसने क्या किया? उसने ह्यूमंस का जो डीएनए था उसे अनस्टेबल कर दिया। अनस्टेबल मतलब उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन की खूबी डाल दी, और इससे हुआ क्या कि एक नई स्पीशीज़ क्रिएट हो गई जिसको कॉमिक बुक में डिविएंट्स के नाम में जाना जाता है। और डिविएंट्स को चेंजिंग मैन भी कहते हैं। अब एमसीयू में ऑब्वियसली डिविएंट्स अलग हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग भी नहीं है कॉमिक्सों से, क्योंकि कॉमिक्सों में जो डिविएंट्स हैं उनकी खास बात यह है कि वो बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो इंसान जब गुफाओं में टूल्स वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे थे उस टाइम तक डिविएंट्स ने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली थी और आधे से ज़्यादा दुनिया पर राज भी करने लगे थे। और इनका म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी अलग अलग रूप में म्यूटेट होते रहते हैं। तो ये पहली स्पीशीज़ थी कॉमिक बुक्स में जो इंसानों के डीएनए से क्रिएट हुई थी, लेकिन इंसान नहीं थे, ये उससे ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड क्रीचर्स थे। दूसरा नंबर आया नेजार द कैलकुलेटर नाम के सेलेस्टियल का, और उसने क्या किया? उसने जस्ट अपोजिट चीज़ बनाई। जस्ट अपोजिट से मेरा मतलब इटर्नल्स। उसने वो मैन एप का डीएनए लिया, मतलब उस टाइम के ह्यूमंस का डीएनए लिया और उसको इवॉल्व करके सीधे खड़े होने वाले बिना बालों वाले इंसान बनाए, जैसे कि अब होते हैं मॉडर्न टाइम में। वैसे उसने उस टाइम में बनाए और उनको सुपर पावर दे दी और उनको कहा गया इटर्नल्स। इनकी खास बात ये थी कि ये इटर्नल थे और इमोर्टल थे, ये कभी मरते नहीं थे और ना ही कभी इवॉल्व होते थे, और इनके पास सुपर पावर्स भी थी। और अगर मैं इनके और डिविएंट्स की हिस्ट्री के बीच में जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी और ये वीडियो बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसीलिए सिर्फ हम ओरिजिन के बारे में डिस्कस करते हैं। इटर्नल का क्रिएशन भी ह्यूमन के डीएनए से ही हुआ है। अंतर बस इतना है कि जिस टाइम ह्यूमन पर कोई भी खास बुद्धि नहीं थी उस टाइम इटर्नल्स पर सुपर पावर्स थी, इंटेलिजेंस थी और वो मॉडर्न ह्यूमंस की तरह दो पैरों पर चल फिर सकते थे। तो ये दो ब्रांचेस निकल के अलग हो गई इंसानों की फैमिली ट्री से। और फिर तीसरा नंबर आया ओनैक द फ्रॉबर का, और इसने शायद सबसे बेहतरीन काम किया। इसने क्या किया? इसने कोई नई स्पीशीज़ नहीं बनाई, इसने बस इंसानों के डीएनए में एक जीन ऐड कर दिया, जिस जीन में खासियत थी कि वो इंसानों की जो काबिलियत है उसे बढ़ा सकता था सही वक्त होने पर। और यही जीन बना आगे जाकर म्यूटेंट्स की नींव। मतलब जो म्यूटेंट्स में जो जीन होता है एक्स जीन, वो जीन ओनैक द फ्रॉबर ने ही डाला था। और उस जीन की खासियत यह है कि वो तुम्हारी प्यूबर्टी हिट हो तो तुम्हें कोई सुपर पावर दे सकता है। इस बात के पूरे चांसेस नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर म्यूटेंट जीन है तभी ऐसा होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। और ये था ओनैक द फ्रॉबर का गिफ्ट ह्यूमैनिटी को, या फिर कर्स भी कह सकते हो कि बहुत सारे बुरे वाले म्यूटेंट्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो फिर क्या था? जब ओनैक द फ्रॉबर ने इंसानों के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी तो उस छेड़छाड़ वाले डीएनए पर नज़र पड़ गई किसकी? क्री एम्पायर की। वही नीले वाले लोग जिसको तुम कैप्टन मार्वल की मूवी में देख चुके हो, जो स्क्रल से लड़ते रहते हैं, और कॉमिक बुक में भी ऐसा ही है, वो स्क्रल से लड़ते रहते हैं। इसीलिए उन्हें ज़रूरत होती है बेहतरीन सोल्जर्स की और नए नए एक्सपेरिमेंट करने की। तो जब उन्होंने देखा कि इंसान के डीएनए में कुछ खासियत है तो सोचा कि चलो हम भी कोई चुल्ल करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उस डीएनए में थोड़ा सा अपना डीएनए मिला दिया। अब अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टोरी बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि क्री को इंसानों के डीएनए से नए सोल्जर्स बनाने थे, प्लस उनको अपना जो डॉर्मेंट पड़ा हुआ एवोल्यूशन था वो भी ठीक करना था। लेकिन इसके बारे में मैं कहीं घुसूंगा नहीं, फालतू में वीडियो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि उन्होंने उस टाइम के इंसानों के साथ छेड़छाड़ करी और एक और नई इंसानों की ब्रांच बना दी जिसको कहते हैं इनह्यूमन्स।
तो ये 4 तरह की जो ब्रांचेस थी वो इंसानों के अंदर से निकली हैं। पहली डिविएंट्स, जो कि चेंजिंग मैन भी कहे जाते हैं क्योंकि उनका एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई था, वो बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होते थे और बहुत जल्दी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाते थे। दूसरे थे इटर्नल्स, जो कि डिविएंट्स के अपोजिट थे, वो इवॉल्व नहीं होते थे, उनके अंदर सुपर पावर थी और वो कभी चेंज भी नहीं हो सकते थे। तीसरी तरफ था एक्स जीन, जो ओनेग द प्रोबर ने इंसानों में ऐड कर दिया था और उसमें खासियत थी कि वो इंसानों की काबिलियत को समय आने पर या सही वक्त होने पर बढ़ा सकता था और इसकी वजह से हमें मार्वल यूनिवर्स में म्यूटेंट्स मिलते हैं। तो हाँ, म्यूटेंट्स मार्वल यूनिवर्स में हज़ारों सालों से हैं, करोड़ों सालों से हैं, टेक्निकली इंसानों की शुरुआत से ही हैं। और उसके बाद क्री ने भी इंसानों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए और एक और नई ब्रांच बना दी इनह्यूमंस की। अब इनह्यूमंस में और म्यूटेंट्स में काफ़ी समानता है, जैसे कि दोनों ही इंसानों की ही एक स्पीशीज़ है और दोनों ही सुपर पावर से लेस है, लेकिन एक खास अंतर है दोनों में। और वो खास अंतर ये है कि म्यूटेंट्स जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तब वो म्यूटेंट्स बन जाते हैं। मतलब अगर एक बंदे के अंदर एक्स जीन है तो वो जब जवानी हिट करेगा तो उसे अपनी पावर्स का अंदाज़ा हो जाएगा। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है, कुछ म्यूटेंट्स को अपनी पावर बचपन से ही पता होती है, लेकिन अगर किसी के अंदर इनह्यूमन डीएनए है तो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर इनह्यूमन डीएनए है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना पावर्स के एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है, अनलेस वो टेरेजिन मिस्ट के संपर्क में आ जाए, जो कि टेरेजिन क्रिस्टल से आती है। अगर ऐसा होता है तो वो डीएनए अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और उस बंदे में सुपर पावर आ जाती हैं। इसी तरीके से सारे इनह्यूमंस को सुपर पावर मिलती हैं। पहले वो पैदा होते हैं एक नॉर्मल इंसान, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें टेरेजिन मिस्ट को इनहेल करना पड़ता है, जिससे उनकी पावर सामने आती है, जो कि कुछ भी हो सकती है। और कॉमिक बुक में यही ओरिजिन है मार्वल का जो नया टीवी सीरीज़ आ रही है मिस मार्वल की, उसका। हालांकि एमसीयू में मुझे ये अलग लग रहा है, एमसीयू में लग नहीं रहा वो किसी तरह की इनह्यूमन है, लेकिन कॉमिक्सों में वो एक इनह्यूमन है जिसने टेरेजिन मिस्ट इनहेल कर ली थी ना। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम अर्थ 383 पर देख चुके हैं कि इनह्यूमन किंग ब्लैक बोल्ट है और म्यूटेंट प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी 616 पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस दोनों ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएं अलग अलग तरीके से। म्यूटेंट किस तरीके से एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, तुम इसे देख सकते हो। और इनह्यूमंस, अगर इनह्यूमंस की कहूँ एमसीयू में, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इनह्यूमंस एमसीयू में नहीं है, क्योंकि इनह्यूमंस को आदत है छुप के रहने की अपने साम्राज्य में। तो टेक्निकली हो सकता है कि ब्लैक बोल्ट चांद पर रह रहा हो या कहीं पहाड़ों में रह रहा हो अपने एटेलैंड में। ओके, तो ये था मेरा वीडियो इन सब स्पीशीज़ के ओरिजिन का, ये किस तरीके से कनेक्टेड है ह्यूमन डीएनए से और सेलेस्टियल्स ने इसमें क्या पार्ट निभाया है। ऑब्वियसली एमसीयू पूरी तरीके से इस लाइन पर नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी के चलते थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं मार्वल यूनिवर्स में इन सब चीज़ों की क्या एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ओके देन, तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।